तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को आज आप देखने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखो, ये है आपका आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो आव्यूह होता क्या है? देखो, आव्यूह की जो परिभाषा होती है वो ये है, किसी संख्या या संख्याओं के समूह को जब हम एक कोष्ठक के रूप में व्यवस्थित करते हैं यानी एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली 5। अभी तो ये खाली संख्या है। ये आव्यूह कब बनेगी? जब मैं इसे कोष्ठक से बंद कर दूंगा। अब ये एक आव्यूह हो गया। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूँ आपका और माइनस के 17 यानी 6, 8, 5, 17। ठीक है, ये एक संख्या का समूह है। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स कब बनेगा यानी आव्यूह कब बनेगा? जब मैं इसको एक कोष्ठक के रूप में बंद कर दूंगा। ठीक है, और देखो A B C D E F G H I, ये भी तो एक मैट्रिक्स है यानी आव्यूह है। लेकिन ये आव्यूह होगा कब? अभी तो ये सिर्फ संख्याएं मान लो या कुछ भी मान लो, इनको अभी तो खाली है। लेकिन ये आव्यूह कब होगा? जब हम इसको एक ब्रैकेट के रूप में बंद कर देंगे तो ये एक आव्यूह हो जाएगा। तो आव्यूह की परिभाषा यहाँ से क्या निकल के आ रही है कि किन्हीं संख्या या संख्याओं के समूह को जब हम एक आयताकार श्रेणी में व्यवस्थित करते हैं तो वो आपका आव्यूह कहलाती है। ठीक है, तो आव्यूह की परिभाषा आप समझ रहे होंगे आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो अब आपकी देखो आव्यूह की कोटि। ठीक है, तो हम जब आव्यूह की कोटि निकालते हैं तो क्या करते हैं? देखो, आव्यूह की कोटि के लिए दो चीजें उत्तरदायी होती हैं। आव्यूह की कोटि निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए होती हैं। ठीक है, पहला होता है आपका, फर्स्ट क्या होती है आपकी यानी पंक्ति यानी रो। अब देखो रो क्या होती है? रो क्या होती है ये देखो, आप कहीं गांव में जाना और गांव में दावत वगैरह जो भी जो खाना पीना होता है, शादियों में वगैरह में जो खाना पीना होता है, आप वहां जाओगे तो आपने देखा होगा लाइन से इंसानों को बैठाते हैं। यानी आप अगर ऐसे बैठोगे तो एक यहाँ बैठेगा, यहाँ देखो एक यहाँ पे बैठेगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे लाइन लगा देते हैं। फिर दूसरी लाइन, तीसरी, ऐसे करके और बैठे होंगे। फिर आप देखोगे तो यहाँ भी बैठे होंगे। ऐसे करके गांव में जाना, या बाजार में भी देखो, बाजार में अब अभी तो बफर चल रहा है, बफर का सिस्टम है। लेकिन पहले गांव में आप जाओगे तो गांव में जो दावत होती है ना, धरती पे बैठ के दावत होती है, उसको देखना तो वो कैसी आपकी ऐसे बैठा लेंगे। यानी एक इंसान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर दूसरी लाइन ऐसे करके बैठाएंगे, फिर तीसरी, ऐसे चौथी, पांचवी, जो भी वो बिठाते हैं वैसे। तो हमको यहाँ से एक चीज मिल रही है, देखो मैथ के अंदर पंक्ति, यानी हम कहते हैं ना पंक्ति में बैठ रहे हैं एक के बाद एक। यानी पंक्ति का मतलब होता है मैं जैसे हूं, तो पंक्ति का मतलब कैसे हो गया? मेरे एक दाएं होगा और एक बाएं होगा, एक दाएं और एक बाएं, वो आपकी पंक्ति कहलाती है यानी रो कहलाती है। एक मेरे दाएं होगा और एक बाएं, तो वो पंक्ति कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पंक्ति देखो, यहाँ पे तो एक ही है। ठीक है, तो इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, ये देखो R1 यानी पहली पंक्ति, यहाँ देखो R2 दूसरी पंक्ति, ये दूसरी वाली है। यहाँ पे आओगे आप तो R1 पहली, R2 दूसरी और R3 तीसरी। तो यहाँ कितनी है? 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो हमको आव्यूह की कोटि निकालने के लिए क्या चीज चाहिए? दो चीज चाहिए होती है। तो ये पहली पंक्ति होगी रो, जिसको हम एम से प्रेजेंट करते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो एम से प्रेजेंट हम करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज आती है नीचे, स्तंभ। देखो स्तंभ, देखो क्या होता है? स्तंभ होते हैं खड़े हुए, इस स्तंभ जिनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो स्तंभ क्या होते हैं? मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो मैं खड़ा हूं, एक स्तंभ के रूप में खड़ा हूं। मैं एक स्तंभ के रूप में खड़ा हूं। मेरे से अगर कोई और इंसान ऊपर होगा
या कोई नीचे भी होगा तो वो स्तंभ कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये आपके स्तंभ हो गए, ये आपके क्या हो गए, स्तंभ हो गए। और रो कैसे थी, रो तो आपकी ऐसे थी, दाएं और बाएं थे, मान लीजिए इसके दाएं और बाएं, तो रो कैसे थी आपकी, पड़ी हुई लाइन, यानी पड़ी हुई लाइन रो थी और खड़ी हुई लाइन आपकी स्तंभ कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो, यानी कॉलम सी, तो C1 ये गया और C2, यहाँ पे कितने देखो दो रो है और दो ही कॉलम है। इधर आओगे आप तो यहाँ देखो C1 C2 और C3, C1 C2 और C3 तो आपको स्तंभ समझ में आ गए। स्तंभ को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, N से। ठीक है, तो जब हम आव्यूह की कोट निकालते हैं तो कोट निकालने के लिए हमको M और N चाहिए होती है। कोट निकालने का मतलब ये होता है, देखो कोट होती है जो आपकी, उसका मतलब ये होता है कि दिए गए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा कॉलम की संख्या को हम कोट कहते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या को और स्तंभों की संख्या को हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये तो एकल है, यानी 1 into 1 है, इसकी कोट कितनी आ गई, 1 into 1। इसकी कोट कितनी आ जाएगी, देखो आपकी M कितना है यहाँ पे, यानी रो, यानी R। देखो M और N आपका स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है और M आपका जो पंक्तियों यानी रो को कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे RC लिख सकता हूँ सीधा, तो MN में बार बार आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन R और C में डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि R से आपको पता होगा जब हम कोटि निकालते हैं तो पहले रो को लिखते हैं, यानी आपकी जो पंक्तियों की संख्या है उनको लेते हैं पहले, फिर आप कॉलम की संख्या लेते हैं, यानी MN लेते हैं। तो कोटि के लिए आप, कोटि के लिए क्या होता है, कोटि के लिए क्या चाहिए आपका, M into N, कोटि तभी निकाल सकते हो। अब देखो M आपका पंक्तियों की संख्या यानी रो, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे R, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ R into N, तो N स्तंभ यानी कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा कर रहा हूँ, तो ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसकी मेरी कोटि कितनी हो जाएगी, R into C, यानी R 2 है और आपका कॉलम भी 2 है, तो इसकी कोट कितनी होगी, 2 into 2। नीचे आऊंगा तो यहाँ पे देखो मैं अगर इसकी कोट निकालता हूँ तो RC, R कितनी, 1 2 3, कॉलम कितने, 1 2 3, कॉलम भी आपके 3 हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आव्यूह की कोटि समझ में आ गई होगी। और भी मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन देता हूँ मैं, कोई मैट्रिक्स है आपका 5 3 8 5 3 8 और -1 -3 -1 और 9, ये आपका एक आव्यूह है, ये आपका एक आव्यूह है। तो इसमें कोटि और आपको अवयवों की संख्या बतानी है। तो अवयवों की संख्या क्या होती है आपकी, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आपकी M into N होती है, यानी M मैंने अभी आपको बताया रो यानी पंक्तियों की संख्या, N क्या होती है, कॉलम यानी स्तंभों की संख्या। जब इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं तो आपका अवयवों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो 2008 और 2011 में आया है, यानी 2008 में आया है और 11 में आया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको आए हुए हैं ज्यादातर, या आपको समझाने के लिए मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पंक्तियों की संख्या देखूं तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, और कॉलमों की संख्या देखूं तो C1 है और C2 है, कॉलम 2 है और पंक्तियां कितनी, तो इसकी जो आपकी कोट हो जाएगी, कोट बराबर क्या है, R into C, या
एम इंटू एन कर दो, वो भी एक ही चीज है। मैंने यहाँ सुविधा के लिए लिखा है, तो आर का मतलब सीधा आप समझ जाओगे यहाँ पे कि रो लेनी है मुझे। जब हम कोट निकालते हैं तो सबसे पहले आपको कोट निकालने के लिए सबसे पहले आपको पंक्तियां लिखनी पड़ती हैं, यानी रो। तो मैंने डायरेक्ट रो लिख दिया है, एम ना लिख के डायरेक्ट आर लिख दिया है। और बाद में आपको यानी इंटू करके आपको कॉलमों की संख्या लिखनी पड़ती थी, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते थे। मैंने सीधा यहाँ पे आर सी इसीलिए लिख दिया है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, आर कितनी, 1 2 3 है, 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 1 या 2, कॉलम कितने हो गए आपके, 2 हो गए। तो ये जो इसकी जो कोट होगी इस मैट्रिक्स की, तो वो कितनी होगी, 3 क्रॉस 2। और अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या आपकी हो जाएगी 3 इंटू 2 बराबर 6, 3 दूनी 6। तो अवयव कितने हैं देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, सही है भी, अवयवों की संख्या 6 आ गई, इसमें अवयव है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, शायद उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन देखो आप, ये आपका क्वेश्चन है, एक आव्यूह में 5 पंक्तियां हैं। कोई क्वेश्चन है, एक आव्यूह में 5 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो आव्यूह की कोटिब अवयवों की संख्या बताओ, ठीक है। तो देखो अब इसे सॉल्व करो, इसको। 5 पंक्तियां हैं, ठीक है, 5 पंक्तियां हैं, इसकी कितनी है, 5 पंक्तियां। तो मैं यहाँ पे कोई भी ले रहा हूँ आपका, तो ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसकी कितनी है, 5 पंक्तियां हैं। तो मैं 5 अगर ले रहा हूँ तो 5 6 7 8 9 और 10, देखो हो गया 5, 1 2 3 4 5, ये तो 6 हो गया। चलो आपकी 5 पंक्तियां हो जाएंगी, और प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। ये आपकी 5 पंक्तियां हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, और इसमें कितने, प्रत्येक में 3 अवयव हैं। तो क्या मैं इसको 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो एक मैट्रिक्स मैंने बना लिया जिसमें आपकी पंक्तियां कितनी है, 5 पंक्तियां हैं। देखो यहाँ से देखो आप, R1 R2 R3 R4 R5, तो पंक्तियां कितनी हो गई, 5 हो गई। और यहाँ दे रखा है प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो देखो 3 ही अवयव हैं प्रत्येक पंक्ति में, इसको लोगे तो 1 2 3 हो गया। अगर रो फर्स्ट को लेता हूँ तो 1 2 3 अवयव दे रखे हैं, ठीक है। दूसरी लेता हूँ 6 9 14 दूसरी रो में, तीसरे में लेता हूँ तो 7 10 15, चौथे में लेता हूँ 8 11 16, और पांचवें में लेता हूँ तो 9 12 17, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉलमों की संख्या कितनी आ जाएगी, C1 C2 और C3। तो कॉलम कितने हो गए आपके, 3। अब देखो, तो आप क्वेश्चन में दे रहा है तो आव्यूह की कोट बताइए और अवयवों की संख्या बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि कोट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कोट वैसे तो m क्रॉस n होती है, लेकिन मैंने अपनी सुविधा के लिए m का मतलब क्या होता है, रो से होता है, पंक्ति होता है, तो मैंने सीधा यहाँ पे r लिख दिया था, ठीक है। और n का संबंध किससे होता है, कॉलम से, तो मैंने यहाँ पे c लिख दिया था। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि r का मतलब, r आपको
यहीं से पता चल जाएगा हमको रो लेना है यानी पंक्ति लेने है, और सी का मतलब हमको कॉलम लेने हैं। ठीक है, एम एन में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम कॉलम है या स्तंभ है। ठीक है, यानी वो रो है या स्तंभ है। ठीक है, तो यहाँ पे आर कितनी है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो 5 क्रॉस सी का मतलब देखो कितना है, कॉलम कितनी है, 3 है। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है उसकी कोटि कितनी हुई, 5 क्रॉस 3, यानी ये जो है वो आपका 5 क्रॉस 3 का अवयव है। ठीक है, और अवयवों की संख्या देखो, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, देखो मैंने आपको बताया था आर क्रॉस सी, यानी आर और सी का मल्टीपल कर दो तो 5 इंटू 3 का मल्टीपल करोगे तो 5 या 15। देखो गिनो, अगर आप गिनना चाहो तो आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 इसमें अवयव है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 2006 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2006 और 14 और 18, यानी 3 साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको रफ करता हूँ। एक और क्वेश्चन है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या 1 या 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे हो। चलो एक और क्वेश्चन देखो, एक अवयव दे रखा है, एक अवयव दे रखा है, मान लीजिए ए, जिसकी मुझे कोटि दे रखी है P क्रॉस Q, P क्रॉस Q कोई अवयव है, इसकी कोटि कितनी दे रखी है, P क्रॉस Q। और एक और अवयव है जिसकी मुझे दे रखी है, उसकी जो कोटि दे रखी है वो आपकी दे रखी है Q इंटू आर, Q इंटू आर। तो मुझे ए बी की कोटि निकालनी है, यानी ए और बी की मुझे कोटि निकालनी है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020 और 21 में आया हुआ है, यानी 20 में आया है, 2020 में और 2021 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, देखो जो संगत यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है, अब ए बी निकालूंगा मैं, ए बी के लिए देखो P इंटू क्यू बट्टे Q इंटू आर, देखो Q से Q कट गया तो P इंटू आर मेरे पास बच गया। तो इसकी जो कोटे है, जो A और B की जो कोटे आई है वो कितनी आई है, P क्रॉस यानी P इंटू आर। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ ये आपकी कोटि समझ में आ गई हो, आराम से निकालोगे, अवयवों की संख्या भी निकाल लोगे। कोटि किसी मैट्रिक्स की, देखो कोटि रिप्रेजेंट करती है आपकी उसमें कितने अवयव, नहीं, कोटि जो आपकी रिप्रेजेंट करती है वो करती है कि उसमें कितने कॉलम हैं और कितने आपके रो हैं, यानी पंक्तियों की संख्या तथा कॉलमों की संख्या को वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अवयव अब मैं निकालूंगा यहाँ पे, अब मैं आपको लिख रहा हूँ अवयव के प्रकार, यानी अवयव कितने प्रकार के होते हैं, अवयव के प्रकार। ठीक है, तो इसमें पहला जो प्रकार है आपका अवयव का, वो रहने वाला है आपका पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो पंक्ति अवयव होता क्या है, जिसमें किसी अवयव में सिर्फ एक पंक्ति हो, किसी अवयव में सिर्फ एक पंक्ति हो। मान लीजिए मैंने एक अवयव लिया ए बी, इसमें क्या है, देखो एक ही पंक्ति है तो ये आपका पंक्ति अवयव कहलाएगा। ये 2 का है, यानी 2 अवयव हैं इसमें। एक और मैं लेता हूँ यहाँ पे 3 5 8, ये भी एक पंक्ति अवयव है। देखो एक ही पंक्ति है इसमें, दूसरी तो है नहीं, दूसरी तो है ही नहीं इसमें पंक्ति, एक ही रो है इसमें। अगर मैं और लेना चाहूँ तो
5, 8, 9, 11, 13, ये भी एक पंक्ति आव्यूह है। अवयवों की संख्या कितनी होगी, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये भी एक पंक्ति आव्यूह है। ठीक है, दूसरा है आपका पंक्ति आव्यूह को समझ हुए होंगे, जिसमें ओनली एक रो हो, ओनली एक रो हो तो वो आपका पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। सेकंड था इसमें आपका, तो सेकंड क्या था आपका, स्तंभ आव्यूह। सेकंड क्या है आपका, स्तंभ आव्यूह, यानी कॉलम्स मैट्रिक। तो सेकंड क्या है आपका, स्तंभ आव्यूह। सेकंड क्या है आपका, स्तंभ आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह देखो क्या है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है, जिसमें जैसे आपको पंक्ति आव्यूह में क्या है, एक रो दे रखी होगी। ठीक है, और स्तंभ आव्यूह में क्या है कि आपको एक स्तंभ दे रखा होगा, जैसे कि ए बी, यानी एक कॉलम दे रखा होगा। ठीक है, इसमें रो नहीं होगी, एक कॉलम होगा बस, इसमें रो नहीं होगी, वो एक कॉलम के रूप में व्यवस्थित होगा। 3, 5, 8, ये भी आपका एक कॉलम आव्यूह है, यानी स्तंभ आव्यूह है। अभी एक और लिखा था मैंने, 5, 8, 9, 13, 15, ये भी आपका एक स्तंभ आव्यूह है। तो देखो कॉलम आव्यूह में क्या था, स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम आव्यूह में क्या है कि आपको खड़ी हुई लाइन मिलेगी, खड़ी हुई लाइन मिलेगी, इसमें कोई रो नहीं होगी, इसमें कोई पंक्तियों की संख्या नहीं होगी, सिर्फ कॉलमों की संख्या होगी, वो आपका स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, और जिसमें पंक्तियों का आव्यूह हो, यानी इधर भी हो और इधर भी हो, नीचे ऊपर नहीं हो, यानी उसके दाएं और बाएं हो, सीधी रेखा में हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। और खड़ी रेखा में हो तो वो आपका स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक ही रहने देता हूँ यहाँ पे मैं। चलो, तीसरा है आपका, थर्ड जो है वो आपका है वर्ग आव्यूह। थर्ड क्या है, वर्ग आव्यूह, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। देखो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों और कॉलमों की, यानी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर हो, वो आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है, वर्ग आपने देखा होगा, वर्गों जब चढ़ाते हैं तो स्क्वायर चढ़ा होता है, यानी दोनों चीज सेम होनी चाहिए। अगर मैं कोटि की बात करूं तो कोटि एक ही होनी चाहिए, 1 into 1 होनी चाहिए, 2 into 2 होनी चाहिए, यानी आपका रो और कॉलम दोनों समान होने चाहिए, पंक्ति और आपके स्तंभ समान होने चाहिए। जैसे कि मैं एक ले रहा हूं एग्जांपल, ए बी सी और डी। देखो इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, यानी ये कितनी कोटि का हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा आपका। ये कितनी कोटि का हो गया, 2, देखो 2 into 2 का हो गया, 2 ही कॉलम है और 2 ही इसमें स्तंभ है। एक और मैं लेता हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, मैंने एक और ले लिया यहाँ पे, तो ये कितने का है, ये 3 क्रॉस 3 का है। देखो 3 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, तो ये भी एक वर्ग आव्यूह है। यानी वर्ग आव्यूह को सीधा सीधा मैं अगर मैं यहाँ बताने की कोशिश करूं तो उसकी जो कोटि होगी, वर्ग आव्यूह की जो कोटि होगी वो क्या 1 क्रॉस 1 की होनी चाहिए, 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, 3 क्रॉस 3 की होनी चाहिए, 4 क्रॉस 4 की होनी चाहिए, 5 क्रॉस 5 की होनी चाहिए। यानी वर्ग आव्यूह वो आपका तभी होगा जब इसमें कॉलमों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपकी बराबर हो। यानी अगर 2 कॉलम है तो 2 रो होनी चाहिए, यानी 2 पंक्ति होनी चाहिए। अगर 3 आपके स्तंभ है तो 3 ही आपके पंक्ति होनी चाहिए, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा, वो आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है,
वो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। उसके बाद आपका आता है विकर्ण आव्यूह। चौथा आता है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह देखो, तो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? विकर्ण आव्यूह में विकर्ण कोई संख्या हो, भले ही भिन्न हो वो, लेकिन कोई संख्या हो, बाकी सभी अवयव उसके शून्य होने चाहिए, वो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। तो वो कौन सा आव्यूह कहलाएगा? आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 5, 8, 9 और बाकी सभी अवयव कितने हैं इसके? 0 हैं। बाकी सभी अवयव कितने हैं आपके? 0 हैं। तो यहाँ पे आपको विकर्ण दिखाई दे रहा है, विकर्ण कोई तो कोई संख्या है और बाकी अवयव कैसे हैं इसके? 0 है। यानी विकर्ण में कोई संख्या होनी चाहिए और विकर्ण के ऊपर और विकर्ण के नीचे वाली संख्याएं आपकी 0 होनी चाहिए, वो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। जैसे मैं एक और को देखता हूँ, यहाँ पे एक और आव्यूह लिखता हूँ आपके लिए। तो A B C 0 0 0 0 0 0। जब मैंने इसको बंद कर दिया तो ये आव्यूह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ABC, यानी जो विकर्ण है आपका वो 0 न होके कोई संख्या है, यानी भिन्न है, भिन्न ही तो है, इन 0 से अलग है, तो वो आपका कैसा है? विकर्ण आव्यूह होगा यहाँ पे। ठीक है, तो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या है कि जो विकर्ण में संख्याएं हैं, यानी जो विकर्ण में संख्याएं हैं वो संख्याएं होनी चाहिए, भले ही अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्याएं होनी चाहिए और उसके ऊपर के जो अवयव है वो 0 होनी चाहिए और नीचे के भी अवयव आपके 0 होने चाहिए, तो वो आपका विकर्ण आव्यूह होगा। ठीक है, एक और है यहाँ पे, यानी 7-8 इसके टाइप हैं। विकर्ण आव्यूह के बाद आता है आपका अदिश आव्यूह। इसको रफ कर दे रहा हूँ, अभी 4 हो गए, हाँ 4 और हैं, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। चलो इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। अब आपका जो आएगा अदिश आव्यूह आएगा। तो अदिश आव्यूह देखो क्या होता है, का जो अदिश आव्यूह होता है वो है आपका 5वां पॉइंट आपका आ गया अदिश आव्यूह। तो देखो अदिश आव्यूह क्या होता है, इसका जो विकर्ण है वो एक संख्या होना चाहिए या एक जैसी संख्या होनी चाहिए, इसको संख्या को छोड़ो, जो इसका विकर्ण है वो संख्या हो या कुछ भी हो, लेकिन वो एक जैसी होनी चाहिए विकर्ण में, वो आपका अदिश आव्यूह कहलाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ A A A 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये एक आव्यूह है, ये कितने का है? 3x3 का है। ठीक है, तो ये वर्ग आव्यूह भी होगा। ठीक है, वर्ग आव्यूह भी होगा भैया, 3x3 का है, 3 ही इसमें स्तंभ है और 3 ही इसमें आपकी रो है। ठीक है, लेकिन ये अदिश आव्यूह होगा। अदिश आव्यूह कैसे होगा कि इसमें देखो जो विकर्ण है आपका ए यानी एक संख्या दे रखा है, विकर्ण आपका एक संख्या दे रखा है, तो ये आपका कैसा होगा? अदिश आव्यूह कहलाएगा। एक और मैं यहाँ पे लेता हूँ आपको 5 5 0 0। ये देखो, तो ये भी तो एक, इसमें विकर्ण क्या है? एक संख्या है, एक संख्या है, लेकिन वो एक जैसी संख्या है, ऊपर 5 है नीचे भी 5 है, यहाँ पे ये था। ठीक है, तो ये कितना है? 2x2 का, यानी वर्ग आव्यूह भी है और ये आपका अदिश आव्यूह भी होगा। तो अदिश आव्यूह की परिभाषा क्या हुई कि विकर्ण में एक संख्या होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए, विकर्ण में एक संख्या होनी चाहिए जो समान होनी चाहिए, यानी ऊपर से नीचे तक वो समान संख्या होनी चाहिए और उसके ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव भी आपके 0 होने चाहिए, तो वो आपका अदिश आव्यूह होता है। ठीक है, तो अगला इसमें देखो पॉइंट, देखो 6वां पॉइंट देखो, इसमें 6 पॉइंट है आपका अदिश आव्यूह के बाद आएगा इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह
इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तो इकाई आव्यूह आपका क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई एक आव्यूह लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका एक इकाई आव्यूह होगा और जो इसका मान होगा, जो इसका सॉल्व करके आएगा तो वो भी आपका 1 आता है। ठीक है, तो देखो इकाई आव्यूह, यहाँ से आप परिभाषा से समझो, इकाई यानी एक, इकाई का मतलब एक आव्यूह, यानी इसमें इसका कहीं ना कहीं इकाई का संबंध यानी एक से संबंध है। ठीक है, तो देखो तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह या ऐसा मैट्रिक्स जिसके विकर्ण एक हो, जिसका विकर्ण एक हो, वो आपका इकाई आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी विकर्ण एक समान है, तो क्या ये इकाई आव्यूह हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ये इकाई आव्यूह नहीं होगा, ये आपका अदिश आव्यूह होगा। इकाई आव्यूह कब होगा? जब यहाँ पे मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये इकाई आव्यूह हो जाएगा। यानी इकाई आव्यूह होने के लिए आपको क्या है कि जो विकर्ण में 1 1 1 होना चाहिए। एक और मैं लिखता हूं यहाँ पे, एक और मैं आपके लिए लिखता हूं, तो 1 0 0 1, ये भी एक इकाई आव्यूह होगा क्योंकि इसकी जो अवयव है वो विकर्ण में 1 1 है, विकर्ण में कितने 1 1 है। तो यहाँ से देखो एक चीज, यहाँ से देखो एक चीज निकल के आ रही है कि जो इकाई आव्यूह है वो आपका अदिश आव्यूह भी है। ठीक है, और अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे भी ए दे रखा है। कोई अगर अदिश आव्यूह को मैं बोलूं कि अदिश आव्यूह क्या इकाई आव्यूह है, तो इकाई आव्यूह तो ये नहीं है अदिश आव्यूह, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 5 5 है। तो यहाँ से क्या निकला, प्रत्येक इकाई आव्यूह आपका अदिश आव्यूह नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह एक बार को हो भी सकता है। अगर यहाँ 1 1 रख दिया जाए तो वो फिर आपका इकाई आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो एक और है इकाई आव्यूह के बाद 7वां है आपका शून्य आव्यूह। 7वां है आपका शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब क्या होता है कि इसके प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए, ये आपका शून्य आव्यूह है। ठीक है, ये कितना है 2 क्रॉस 2 का है, 0 0 0 0 0 0। अगर मैं इसको भी कर दूं तो भी ये कितने का हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका शून्य आव्यूह हो जाएगा। लेकिन इसकी मैंने कोटि और आपको क्या बताया था, कोटि निकालना बताया था। कोटि में क्या था आपका आर इंटू सी, यानी एम इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ पे आर कितनी है आपकी 3 इंटू 2, तो इसकी जो आपकी कोट निकालोगे तो ये 3 क्रॉस 2 की आएगी। ठीक है, कोट मैंने निकालना आपको बता दिया है, बहुत अच्छे से बताया, एग्जाम्पल देके बताया। ठीक है, तो ये अभी आपके खत्म होगा, और भी है तो वो व्यवहारिक रूप में नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो अब अगला जो है मैट्रिक्स समझ में, आव्यूह के प्रकार आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो आव्यूह कितने प्रकार हो गए आपके, 7 प्रकार हो गए। यानी पहला जो प्रकार मैंने आपको बताया था वो आपको पंक्ति आव्यूह था, यानी एक सीधी रेखा में अगर कोई अवयव है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, पंक्ति आव्यूह कहलाता था। और अगर वही अवयव खड़ी रेखा में हो यानी पंक्ति में ना हो के स्तंभ में हो तो वो आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता था। वर्ग आव्यूह में क्या था कि रो और कॉलम यानी पंक्तियों की संख्या और आपकी कॉलमों की संख्या समान होनी चाहिए, तो वो आपका एक पंक्ति आव्यूह होता था। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं आपका, इसको रफ कर दे रहा हूं। आगे देखो आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता, जब दो अवयव समान क्रम के हों, समान क्रम के हों तो वो समान आव्यूह कहलाते हैं। इसमें एक और चीज पॉइंट समझने वाली है, मान लीजिए कोई अवयव है A1 1, A2 2, A नहीं A1 2 हो जाएगा 1 2,
A13 B21 B22 B23 C31 C32 और C33। ये देखो, अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है। इसका मतलब क्या होता है? ये आपको मैट्रिक्स में आपको ये चीज बहुत देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, A1 A11 बराबर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका क्या है कि ये तो पहली तो रो में है, प्रथम पंक्ति का है। जो प्रथम वन है, ये वाला प्रथम वन है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रथम पंक्ति का है। ठीक है। और जो दूसरा ये वाला है वन, ये वाला आपको कर रहा है कि ये प्रथम किसका है? ये आपका ये प्रथम स्तंभ का है, प्रथम स्तंभ का है। तो ये 1 1 का मतलब प्रथम पंक्ति है और प्रथम स्तंभ है, यानी पहले वन का जो मतलब रहेगा प्रथम पंक्ति से रहेगा, यानी पहले वन का मतलब रहेगा वो आपका रो से रहेगा, और दूसरा वन है उसका मतलब स्तंभ से रहेगा। ऐसे ही मैं 8 1 2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या है? ये आपका प्रथम पंक्ति है, ये कर रहा है तो प्रथम पंक्ति है। देखो, पहली में ही तो है, प्रथम पंक्ति है, लेकिन कॉलम कितना हो गया? ये कॉलम दूसरा हो गया, तो ये सेकंड कॉलम का है। प्रथम पंक्ति, और यहाँ पे अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, प्रथम पंक्ति का है और सेकंड कॉलम का है। ऐसे ही में अगर A13 की बात करूं तो ये प्रथम पंक्ति का है और तीसरे कॉलम का है। देखो, ये जो अवयव है A1 है, ये तो प्रथम पंक्ति का, प्रथम आपकी स्तंभ का है, और दूसरा जो अवयव है ये वाला 1 2 1 A12, ये आपका प्रथम पंक्ति का है और सेकंड स्तंभ का है। देखो, यही है, प्रथम पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। ठीक है। A3 की बात करता हूं मैं, तो ये आपका प्रथम पंक्ति का है और तीसरे स्तंभ का है। ऐसे ही मैं इनको निकाल सकता हूं, तो B21 का मतलब क्या हो गया? अब देखो, B21 यहाँ पे आ गया, तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला, ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेकंड आपका पंक्ति का है, सेकंड पंक्ति का है, और आपका ये फर्स्ट कॉलम का है। 2 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकंड आपका ये पंक्ति का है, यानी रो का है, और फर्स्ट कॉलम का है। ऐसे ही B22 किसको रिप्रेजेंट कर? सेकंड कॉलम और सेकंड ही आपकी पंक्ति है। देखो, इसकी बात कर रहा हूं तो सेकंड आपकी रो है और दूसरा कॉलम है, C1 C2 C3। ठीक है। ऐसे में आगे बात करता हूं, और तो B23 यानी सेकंड आपकी पंक्ति है और थर्ड आपके कॉलम है, सेकंड पंक्ति और थर्ड कॉलम। ठीक है। आगे बात करता हूं मैं, तो C31 की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो गया? C31, ये जो अवयव है C31, ये कौन से का है आपका? ये आपका तीसरी रो का है, थर्ड रो का है, और फर्स्ट आपका कॉलम का है। ये वाला जो अवयव है फर्स्ट कॉलम हो गया और तीसरी रो हो गई। ठीक है, तीसरी रो हो गई। ऐसे में C32 की बात करता हूं, तो तीसरी आपकी पंक्ति है और सेकंड आपका कॉलम है। ऐसे में C33 की बात करता हूं, तो तीसरा आपका पंक्ति है और तीसरा ही आपका यहाँ पे कॉलम होगा। ठीक है। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। चलो।